ऐसा नहीं होगा। पिता के जिस अवैध रिश्ते को नेहा और उसकी माँ झेलते रहे, शादी के बाद उसके हिस्से सौतेली बहन मायरा की जूठन ही है ऐसा। पूरा कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था, बिल्कुल मेरे सपनों और कल्पनाओं की तरह। उस सजे संवरे कमरे में बैठी मैं महसूस कर रही थी कि मैं एक अनोखा फूल हूँ जो इन सभी फूलों और सुगंधियों से ऊपर है। मैं सचमुच सुंदर है, मेरा व्यक्तित्व सुरभि में है। मैं नहीं जानती थी, पर उस क्षण यही चाह रही थी कि सारांश आए और मुझे अपनी बाहों में भरकर कहे, नेहा तुम कितनी सुंदर हो। जी चाहता है बस तुम्हें देखता रहूं, मगन होता रहूं और जीवन यूं ही अपलक बीत जाए। रात आधे से ज्यादा बीत चुकी थी। मेरे इर्द गिर्द बैठी लड़कियां एक एक करके कमरा छोड़कर जा चुकी थीं। सुहाग शया पर बिछे फूल मुरझाने लगे थे। तभी भारी कदमों से लड़खड़ाते हुए सारांश ने कमरे में प्रवेश किया। उनके मित्रों ने शायद उन्हें ज्यादा पिला दी थी। वो मेरे समीप आए और बिना मेरी ओर देखे, सराहे, बात किए सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गए। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती या कह पाती, उन्होंने खुद ही कहना शुरू किया, नेहा आज हमारी सुहागरात है, हमारी शादीशुदा जिंदगी की पहली रात। मैं ये मानता हूँ कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच संपूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सफल हो सकता है। मैं चुपचाप सारांश का चेहरा निहारती रही। एक नई नवेली बहू इससे ज्यादा कर भी क्या सकती थी। शुरुआत मैं करता हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमारी शादी मात्र एक समझौता है। सच तो ये है कि मैं शादी करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं ये मानकर चलता हूँ कि प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार किया जाता है और मैं वो प्यार मायरा से कर चुका हूँ। तो फिर आपने उससे विवाह क्यों नहीं किया? नियति को हमारा विवाह शायद मंजूर नहीं था। शायद जात पात या दहेज को लेकर कोई वाद विवाद हुआ होगा। जब तक उहापोह के चक्रव्यूह से निकलती, सारांश ने धीमे स्वर में कहा, विवाह से 4 महीने पहले ही उसकी एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। ओह, शादी की सभी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। कल्पनालोक में विचरता मेरा मन अचानक मायरा की मृत्यु की खबर सुनकर अवसादग्रस्त हो गया। सच पूछो तो मैं पागलपन की कगार तक पहुंच चुका था। न किसी से बात करता, न ही किसी से मिलता जुलता। माँ पापा ने कई डॉक्टरों से संपर्क किया, मनोविशेषज्ञों से विचार विमर्श किया। सभी ने एकमत से यही सलाह दी कि अपने अतीत को भुलाकर मुझे अपनी जिंदगी को एक दूसरा मौका देना होगा। नेहा, हमारी शादी भी उसी मौके को तलाशने की एक शुरुआत है। मायरा, कार एक्सीडेंट, पापा की बदहवासी, माँ की चीख पुकार, सिलसिले से एक के बाद एक कई घटनाएं मानस पर उजागर होने लगीं। उन दिनों हर दिन माँ और पापा का झगड़ा होता था। आवाजें फुसफुसाहटों से शुरू होकर दरों दीवारें पार कर जाती। पापा माँ को धीमे स्वर में बात करने को कहते। शायद वो नहीं चाहते थे कि उनके इस अवैध रिश्ते की भनक उनकी इकलौती बेटी के कानों तक पहुंचे, लेकिन माँ तो तब तक अपना पूरा आपा खो चुकी होती। पापा का किसी दूसरी महिला से संबंध है। जवानी की दहलीज पर पहुंचकर इतना तो मैं जान चुकी थी, लेकिन उनकी एक अवैध संतान भी है, ये नहीं जानती थी। पापा का घर से कुछ दिनों के लिए लापता हो जाना, बैंक अफसरों से बातचीत, माँ से लॉकर की चाबी मांगना। अब समझ पा रही हूँ। उन दिनों वो मायरा की शादी की तैयारी कर रहे थे। फिर अचानक पापा की उदासी और चुप्पी। ग्रेटर नोएडा रोड पर उस भयावह कार एक्सीडेंट की खबर पेपर में पढ़ी थी मैंने। टीवी न्यूज में दुर्घटनाग्रस्त मायरा को देखा भी था। शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के नामों की लिस्ट में पापा का नाम शीर्ष पर था। घटनाओं की कड़ी दर कड़ी जोड़कर मैं आज समझ पा रही हूँ कि उस रिश्ते से मायरा मेरी सौतेली बहन थी। उसकी मृत्यु के बाद सारांश जैसा सेटल दामाद और धनाढ़ परिवार कहीं हाथ से न निकल जाए, यही सोचकर पापा ने मेरा रिश्ता सारांश के साथ करके पिता का धर्म निभा लिया। एक पंथ दो काज। सारे कमरे का माहौल बदलने लगा था। फूल पथरा गए, सुगंध दुर्गंध बन गई थी और कल्पना का महल ढेर हो गया। एक्सीडेंट की खबर पढ़कर जिस मायरा के प्रति मेरा मन उस समय दया से द्रवीभूत हो गया था, आज सारांश और उसके रिश्ते के बारे में जानकार मैं सहसा मायरा के प्रति ईर्ष्यालु हो उठी थी। मेरी समस्त कोमल, शीतल, सुगंधित अनुभूतियां एकाएक दहकने लगी और मेरी सुंदरता उसमें जलकर कुरूप हो गई थी। पूरा 1 महीना बीत गया हमारे विवाह को। सारांश ने मुझे अभी भी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। एक दिन मेरा धैर्य पूरी तरह जवाब दे गया। अपनी शर्मोहया को ताक पर रखकर मैंने सारांश से प्रश्न किया, मैं जानती हूँ आप मायरा को अभी तक भूल नहीं पाए हैं, वक्त लगेगा। मायरा के असामयिक अवसान ने आपको तोड़ दिया है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? सारांश चुप रहे। मैंने धीमे लेकिन स्पष्ट शब्दों में उनसे प्रश्न किया, प्यार और अपनापन ऐसी भावनाएं हैं जिनसे गहरे से गहरे घाव भी भर जाते हैं। मैंने आपसे प्रेम किया, आपको सम्मान दिया,
आप पर विश्वास किया, फिर भी हमारा दाम्पत्य जीवन अधूरा क्यों है? मैं क्यों आज तक उपेक्षा की पात्र बनी हुई हूँ? सारांश मेरा आशय समझ गए। मुझे अपने पास बिठाकर बड़े प्यार से बोले, मैं समझ रहा हूँ, तुम क्या कहना चाह रही हो। लेकिन नेहा, मैं शायद इस सब के लायक नहीं। कुछ देर तक निस्तब्धता सी छाई रही। मैं समझ नहीं पा रही थी सारांश क्या कहना चाह रहे थे। उनके चेहरे पर मायूसी थी। अचानक उनके कांपते होठों से कुछ शब्द निकले। एक दिन मैं और मायरा अकेले थे। पारे के कंपन सी एक लहर चुंबनों से चलकर शरीरों में घुस गई। स्वयं को अर्पित करने की औरत मर्द की एक दौड़, और मैं उस दौड़ में अकेला रह गया। सोचता हूँ, अगर वैसा ही दोबारा हुआ तो तुम्हारी तिरस्कृत नजरें मेरे भीतर जन्मे हीन भाव को पुनः उजागर कर देंगी। चित्त की गति से होता है पुनर्मिलन। जब पति और पत्नी का चित्त एक दूसरे के लिए गति करता है और वे एक दूसरे के प्रति अनुराग और आसक्ति से भर जाते हैं, तब उनका इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी अलग होना संभव नहीं होता। चित्त की गति ही उन्हें पुनः एक कर देती है। बस एक दिन के अनुभव से आपने अपनी हार का फैसला कर लिया। मैंने सारांश का हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा तो उनकी आंखें नम हो आईं। जब स्त्री पुरुष एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो निश्चित ही ये प्रेम ही उन्हें इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी फिर से एक कर देता है। एक अनजाने भय को लेकर आप अभी से क्यों डर रहे हैं? जरूरी तो नहीं जो उस पल हुआ वो हमेशा ही होगा, मैंने रुक रुक कर कहा तो सारांश ने अपनी बाहें फैलाकर मेरे माथे पर चुंबन अंकित कर दिया। मैं उनकी बाहों में झूल गई। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सपनों की दुनिया हिंदी कहानियाँ।